जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय सहायक और बिहार सिविल कोड का भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। साथ ही साथ बात करते हैं एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होने ही वाला है। यानी कि यूँ कहें तो जब बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। एसएससी जीडी का हम बात करें तो जनवरी के लास्ट फरवरी के शुरुआत तक में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जनवरी लास्ट से शुरुआत होने वाला है। अब वही बात करते हैं एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी, रेलवे, एसएससी आदि के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जीके, जीएस, करंट। तीनों इसमें मिक्स क्वेश्चंस है। टोटल 20 क्वेश्चंस है। 20 सॉल्यूशन के साथ हम इसे करंट का प्रयास करेंगे। अगर जो भी सुझाव आपको देना हो तो कमेंट करके वीडियो के नीचे ज़रूर सुझाव दें, एक कमेंट ज़रूर करें। और बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की। रात में तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं क्यों? रात में जो तारे टिमटिमाते हैं क्यों नज़र आते हैं? इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि अपवर्तनों के कारण जो है रात में तारे टिमटाते नज़र आते हैं। और इसके कारण जो है हम बात करते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं। और कई सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, परावर्तन के कारण भी पूछे जाते हैं। इसके कारण क्या कौन सा घटना होता है? परावर्तन के कारण की बात करें तो प्रकाश जो है चिकनी पृष्ठ से टकरा कर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और वहीं बात करते हैं अपवर्तन की, यानी कि अपवर्तन की हम बात करें तो अपवर्तन के कारण और भी कई सारे घटनाएं होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है द्रव में जो कोई द्रव या पानी में डूबी हुई वस्तु हो, जैसे कि सिक्का हुआ या छड़ी हुआ। सिक्का जो है द्रव में कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। अगर आप द्रव में या पानी में एक छड़ी डाल दो तो कुछ टेढ़ा महसूस होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ही टेढ़ा महसूस होता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है किसका? गोल्डन धान की हम बात करें तो विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, यानी गोल्डन राइस जो है विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं बात करते हैं मैक्स प्लैंक का संबंध किससे है? तो मैक्स प्लैंक का हम बात करते हैं क्वांटम सिद्धांत से है। तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत कब दिया था? 1900 ईस्वी में इसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्हीं का देन है, क्या देन है? इन्हीं का देन है E बराबर mc²। इन्हीं का देन है mc²। याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? यानी किसी तरल के सतह पर अगर द्रव में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो बढ़ेगा। किसी तरल यानी कि तरल है, इस पर हम दबाव जैसे बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। वही बात करते हैं निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। किसमें? वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्वथनांक एवं संघनन तापमान समान होता है। क्वथनांक और संघनन में बात करते हैं तापमान की तो दोनों में बराबर होता है। अब वही बात करते हैं कि कभी कभी पूछ ले जाते हैं औषधि मिलाने पर प्रायठोसों का गलनांक क्या होगा? तो औषधि जब मिलाएंगे तो प्रायठोसों में गलनांक क्या होगा? घटने लगता है जब भी औषधि मिलाएंगे। अब वही बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हम बात करें तो किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। अब वही बात करते हैं कब किया गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हम बात करें तो दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। इसने अपने पिता संगम के नाम पर उनके उनके संगम वंश के नाम पे संगम वंश चलाया था, यानी कि पिता संगम के नाम पर संगम वंश का शुरुआत किया था। किसके द्वारा? हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। अब वही बात करते हैं कृष्णदेव राय की हम बात करें तो यह जो है यानी कि कृष्णदेव राय विजयनगर का क्लासिक, यानी कि विजयनगर का एक यानी कि ग्रेट सम्राट, यानी कि महान सम्राट कहे जाते हैं। तो वही बात करते हैं कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय में विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को ही साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। और कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते हैं, यानी कि 8 कवियों का जो है समागम
कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखना, कई बार पूछे जाते हैं। अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय थे। और वहीं बात करते हैं, कृष्णदेव राय ने ही आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण किया था? तो कृष्णदेव राय ने। इसका आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का हम राष्ट्रीय चिन्ह की हम बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इसका आंसर ए होगा। तो सारनाथ स्थित स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। कब? 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की विशेषता यह है कि स्तंभ एक ही पत्थर का भाग, यानी कि एक ही पत्थर का भाग है, उसी में 4 सींग दिए हुए हैं। सारनाथ अशोक स्तंभ में देखे होंगे तो ये सिक्के में भी दिया जाता है और पैसे में, आपको रुपये पैसे में जरूर दिखता है कि स्तंभ में 4 सींग को दर्शाया जाता है। और अशोक स्तंभ के नीचे जो लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया? तो मुंडू उपनिषद से, यानी कि रूपी अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है, आप ऐसे करके नीचे में। तो ये कहाँ से लिया गया? मुंडू उपनिषद से लिया गया। इसमें कितना 24 तिलियाँ होते हैं, 24 तिलियाँ भी, जो कि प्रगति का पथ प्रदर्शन माना जाता है, प्रगति का प्रदर्शन माना जाता है इसे 24 तिलियों में। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? तो यह बात करते हैं लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन ने, इन दोनों ने निभाया था। यानी कि आंसर की हम बात करें, इसका आंसर यानी कि लॉर्ड लीटन और कर्जन ने निभाया था। किसने? लॉर्ड लीटन और कर्जन ने। तो इसका आंसर की हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विद्रोह में लीटन और लॉर्ड कर्जन की प्रमुख भूमिका थी। तो लॉर्ड लीटन की हम बात करें तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत किया था 1878 में, और दिल्ली दरबार का पहला दिल्ली दरबार जो है लॉर्ड लीटन के दरबार में 1 जनवरी 1870 में शुरुआत हुआ था। याद रखना, बहुत ही मोस्ट, पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 में लॉर्ड लीटन के समय में ही हुआ था। अब सिविल सर्विस की बात करते हैं, एज इन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था लीटन के द्वारा। रिपन के द्वारा क्या किया गया था? 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था, ये याद रखना है। और लीटन ने घटाया था, रिपन ने बढ़ा दिया था। अब वही बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन की हम बात करें, इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। इसी के समय में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि विश्वविद्यालय आयोग की शुरुआत किया गया था। इसी के समय में विश्वविद्यालय एक्ट को लाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। अब वही बात करते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको हम पहले ही चर्चा कर दिए। तो मुंडू उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होते हैं, इनको याद रखनी है। अब वही बात करते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता से आप सभी जानते ही हैं, तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में, याद रखनी, डेट कभी कभी पूछ ले जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब वही बात करें गांधी इरविन के समझौता की हम बात करें तो यानी कि गोलमेज सम्मेलन की हम बात करें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद 1930 में हुआ था, और दूसरा की बात करें 31 में, और तीसरा की बात करें तो 32 में हुआ था। ये याद रखनी है आपको। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन की हम बात करें तो कहाँ पे संपन्न हुआ था? बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में पड़ता है। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। अब आपको बताना है राष्ट्रमंडल खेल में भारत का कौन सा स्थान रहा था, ये आपको बताना है कमेंट करके। और बाजू ये भी बताना है तो राष्ट्रमंडल में कौन सा खेल पहली बार शामिल हुआ था? तो राष्ट्रमंडल में बात करते तो महिला क्रिकेट टीम पहली बार, महिला क्रिकेट को पहली बार इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत के द्वारा जो सिल्वर मेडल जीता गया था। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब वहीं आपको कमेंट करके जरूर बताना है राष्ट्रमंडल खेल में भारत के कौन से क्रम थे और कितने पदक जीते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं रेयर डिजीज डे 2022 किस तिथि को मनाया गया? रेयर डिजीज डे 2022 हम बात करें तो किस तिथि को मनाया गया? तो 28 फरवरी को मनाया गया था। 28 फरवरी को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है?
विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, याद रखनी है। अब बात करते हैं किस मंत्रालय ने JALDOOT ऐप लॉन्च किया है। तो जल दूत ऐप जो है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं भारत में मोबाइल नेटवर्क 5G सेवा की शुरुआत हुई थी। 5G सेवा की शुरुआत कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 2022 में किया गया। ये याद रखनी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब वही पूछेगा तो 5G सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो एयरटेल कंपनी के द्वारा किया गया था। ये याद रखनी है, एयरटेल ने 5G की शुरुआत पहली बार किया था। इन्होंने ही 4G सेवा की शुरुआत भी पहली बार शुरुआत किया था। अब वही बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, JB कृपलानी के द्वारा लिखा गया था, JB कृपलानी। ये याद रखनी है आपको। अब वही बात करें JB कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। ये भी कई बार पूछे जाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। और वही बात करते हैं 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष JB कृपलानी रहे थे। और JB कृपलानी का एक बात और मोस्ट VVI हो जाते हैं, तो झंडा समिति का भी अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन, झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। अब बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है, तो दुलहस्ती परियोजना की हम बात तो चिनाब नदी पर स्थापित है, यानी कि निर्माण किया गया। और इस पे चिनाब नदी पर सिर्फ दुलहस्ती परियोजना नहीं, तो और कई परियोजनाएं, अन्य परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन से हैं, तो एक दुलहस्ती परियोजना हो जाते हैं, और सलाल परियोजना भी चिनाब नदी पर स्थित है। कितना, सलाल, याद रखना। और सलाल परियोजना हो गया, दूसरा सतलज परियोजना भी हो गया, सतलज परियोजना भी चिनाब नदी पर है। और वहीं बात करते हैं ब्यास पे, तो पौंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। और झेलम की बात करते हैं तुलबुज परियोजना झेलम नदी पर है। और रावी की बात करते हैं रौ से रंजीत सागर बांध भी रावी नदी पर स्थित है, याद रखनी है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं पवनार आश्रम की स्थापना, यानी कि संबंध है किससे है, तो पवनार आश्रम का संबंध किससे है, तो विनोबा भावे से। विनोबा भावे का संबंध पवनार आश्रम से है। तो वही बात करते हैं पवनार आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया गया था। अगर राज्य पूछे तो ये महाराष्ट्र हो जाते कि महाराष्ट्र राज्य में पवनार आश्रम की स्थापना किया गया था। तो यही बात करते हैं कब किया गया था, 17 अक्टूबर 1940 में किया गया था। 1940 में गांधी जी ने पवनार से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया गया था, यानी कि पवनार आश्रम से ही ये स्थापना, यानी पवनार आश्रम का नहीं बात कर रहे हैं। तो 17 अक्टूबर 1940 से ही महात्मा गांधी ने पवनार से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था, जिसमें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। पहला विनोबा भावे और दूसरा जयप्रकाश यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। और साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था, अहमदाबाद में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कृमि द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो कृमि द्वारा होने वाला रोग की हम बात करें तो कौन सा है, तो फाइलेरिया है। तो फाइलेरिया रोग की हम बात करते हैं, कृमि द्वारा होने वाला एक रोग है। अब वही बात करते हैं मच्छर मलेरिया की हम बात करें, मलेरिया एक प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाला रोग है, यानी कि परजीवी से होने वाला रोग है। वही बात करते हैं मलेरिया परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर यानी कि प्लाज्मोडियम को प्रभावित करता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और इसका खोज है, मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। वहीं बात करते हैं यक्षमा तपेदिक टीबी या क्षय रोग की बात करते हैं, यह जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। जीवाणु की खोज की हम बात करें, जीवाणु जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, यानी कि यह जो है टीबी या क्षय तपेदिक जो भी होता है, खसरा जिसको कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तपेदिक, यानी कि तपेदिक की हम बात करें तो तपेदिक की हम बात करें इसी को टीबी या क्षय रोग भी कहते हैं। यह जीवाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। खसरा विषाणु से होने वाला रोग है। खसरा क्या है, विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की,
दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास की हम बात करें तो यह दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच ये दक्कन पास स्थित है। अब वही बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच, वहाँ से मालदीव वहाँ से मिनिकॉय, इन दोनों के बीच है, तो 8 डिग्री चैनल है। और 9 डिग्री चैनल की बात तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है, ऐसे याद रखनी है। और 10 डिग्री चैनल की हम बात करें तो छोटा अंडमान, यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री का चैनल स्थित है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हों, यानी दोनों के कार्यालय रिक्त हों, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं रहेंगे तो इसको कौन इसका जिम्मेवारी निभाएगा? तो बात करते हैं इसका जिम्मेवारी की भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका जिम्मेवारी उठाएंगे, उसी को यह अधिकार प्राप्त है। अब वही बात करते हैं कि ऐसा करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो की बात करें तो जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय यानी कार्यालय रिक्त हों तो राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम कर सकता है? तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, यानी कि न्यायाधीश भी रह चुका है, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति तीनों का जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह, यानी तीनों का भूमिका अदा कर चुके हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, हमको आपको याद रखनी है। एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे, यानी कि न्यायाधीश अगर नहीं हो, बाय चांस हम बात करते हैं, संयोग की बात है, तो उच्चतम न्यायालय की हम बात करें तो क्या होगा? तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो उसमें वरिष्ठ होंगे वो भी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं, ये याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति देश द्वारा घोषित की जा सकती है। तो वित्तीय आपात की स्थिति क्या होती है? राष्ट्रपति की। यानी भारत में जो 3 प्रकार के आपात होते हैं, कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन है? तो राष्ट्रीय आपात हो जाता है और राष्ट्रपति शासन हो जाता है और वित्तीय आपात हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपात 352 में हो जाता है, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में हो जाते हैं। तीनों जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषणाएं किए जाते हैं, ये आपको याद रखनी है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी आज बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।